बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा। हम शो का आगाज़ करते हैं, कोशिश करते हैं हमेशा कुछ अच्छा आगाज़ करें, कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करें। तो आज का पहला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं एक दिन एक नेकी। तो आज की अच्छी बात, आज की नेकी क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, उनको सच्चाई की तलक़ीन किया करो। बच्चों को झूठ से बचा के रखना, झूठ से बचा के रखना। हमारे यहाँ ये मामूल बन चुका है कि अगर कोई बाहर आदमी आया मिलने के लिए, अब्बा उसको मिलना नहीं चाह रहा, इस मासूम बच्चे को अब्बा ये कह के भेजता है, बेटा जो बाहर अंकल आए हैं उन्हें कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। ये झूठ है, झूठ, गुनाह कबीरा। इससे अपने बच्चों को बचाओ। बच्चों की सबसे पहली और अच्छी तरबियतगाह किसी ज़माने में माँ बाप की तरबियत हुआ करती थी। आज हमने वो तरबियत करना छोड़ दी, इसलिए ये औलाद हमारी आँखों की ठंडक नहीं बन रही, वबाल जान बन चुकी है। इसलिए इनकी अच्छी तरबियत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। तो आज की खबरें क्या हैं, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। टॉप स्टोरी है आज की, लीड है डेली सिटी 42 की। लाहौर में तरक्याती कामों के लिए 6 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का महकमा खजाना को 25 अरब के फंड जारी करने की हिदायत। शहर में साफ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत का इकदाम, 20 फिल्ट्रेशन प्लांट पर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 9 रुपए किलो महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने भी 20% किराए बढ़ा दिए। और महंगी बिजली के झटके, लेस्को की रिकवरी में 97.3% कमी। ये हैं आज की खबरें, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोखर साहब और अली रामे आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। मुझे हमेशा इस तरह की खबरें शेयर करके खुशी भी होती है और एक उम्मीद होती है कि अच्छा चले, कुछ बेहतरी आने वाली है। शहर में तरक्याती कामों के लिए 6 अरब जारी करने का हुक्म दिया गया है। अब कौन से तरक्याती काम होंगे, ये पैसे कब जारी होंगे, अली रामे की आज की लीड स्टोरी है। तो अली, आप ही से आगाज कर लेते हैं। ये तरक्याती काम कौन कौन से होंगे? अहकामात तो जारी हो गए, ये फंड्स जारी कब होंगे? अना, जब ये सियासी सूरत हाल जो है वो बेयकीनी का शिकार थी, जब ये रजीम वो चेंजिंग वाला जो इशू चल रहा था, जो कि बतौर PTI इमरान खान वो कहते हैं कि रजीम चेंज की है मेरी, तो जब तहरीक अदम एतमाद आ गई पंजाब में भी, वफाक में भी, तो डेवलपमेंट का बजट बहुत सुस्त रवि का शिकार हो चुका था आपका। क्योंकि पंजाब की अगर बात की जाए तो 635 बिलियन का डेवलपमेंट का बजट था और उस पर यूटिलाइजेशन जो है वो मार्च के दिनों में आके बहुत उसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गया। और उसी पर जब ये बेयकीनी थी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना बजट जो है डेवलपमेंट का, मुख्तलिफ डिवाइसेस उन्होंने जो PND एक रिलीज़ करता है वो उन्होंने रोक ली थी। और उस रोकने की वजह भी ये थी क्योंकि अब सियासत में, पॉलिटिक्स में इस तरह की इशू है, गवर्नमेंट जो है वो एक किनारे पे खड़ी है, तो फिर वो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपना काम जो है वो स्लो कर देते हैं, वो काम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फैसला ये किया कि वो बजट रिलीज़ नहीं करेगा अभी। PND बोर्ड की तरफ से बजट रिलीज़ करने के लिए जो उनकी एडवाइसेस हैं वो रिलीज़ होती रहीं। वो तब चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल थे, तो उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये बजट रिलीज़ करें, लेकिन वो नहीं हो रहा था।
अब क्योंकि पंजाब में हुकूमत आ चुकी है तो PND बोर्ड ने वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा आगाह किया कि पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि मुख्तलिफ उनकी जो समरीज़ हैं डेवलपमेंट के बजट के हवाले से जो अजरा है वो नहीं हो रहा, तो इस पर लिहाजा नोटिस लें और फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दें कि वो बजट रिलीज़ करे, क्योंकि अगर रवां साल के दौरान रवां माली साल में ही ये बजट रिलीज़ नहीं होता तो ये फ़ंड लैप्स हो जाएंगे, और लैप्स हो गए तो फिर ज़्यादा नुकसान पंजाब हुकूमत का ही है और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। तो अब फैसला ये हुआ कि फ़ौरी तौर पर जो एलोकेशन वाले बजट है और जो मंजूर हो चुका है PDWP से, यानी कि प्रोविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से, वो फ़ौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है। अब ये बजट रिलीज़ होगा, इसकी 25 बिलियन जो बताया जा रहा है कि रकम है, और 6 बिलियन लाहौर के प्रोजेक्ट्स के लिए। लाहौर में प्रोजेक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ जो पंजाब साबिक़ दौर हुकूमत में शुरू किए गए थे, उसमें आपके शेरावाला गेट है, गुलाब देवी अंडरपास का जो एक एक्सटेंशन वाला प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि नया पुल तमीर करना है अरफा करीम टावर के सामने, 1000 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की तमीर का मंसूबा, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स थे वो सुस्त रवि का अली, शिकार मुझे थे। ये पूछना है कि ये अगर फ़ंड रिलीज़ हो जाते हैं तो ये जो हुकूमत का टेन्योर है इसमें इन फंड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है कि किया जाए, अदरवाइज? फंड रिलीज़ होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब आपको एक पैसे दे दिए ना, वो आपके पास आ गए, ठीक है। अब आप उनको आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज करते। जब आपको पैसे नहीं ना मिलेंगे, अगर फाइनेंस के पास वो पैसे पड़े थे, वो लैप्स हो जाएगी, जो एक फाइनेंशियल पॉलिसी के मुताबिक है। ठीक हो गया। या तो आपको सरेंडर करना पड़ता है या फिर आपको वो फंड लैप्स हो जाते हैं। ठीक तो लैप्स होने से बचाने के लिए ये हुकूमत का अच्छा फैसला है कि उन्होंने लैप्स नहीं होने दिए, फंड रिलीज कर दिए, डिपार्टमेंट के पास पड़े रहेंगे, और वो फौरी अगर नया माली साल आता भी है तो वो फौरी तौर पर इनको यूटिलाइज कर, तो इससे अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स पे काम रोक के बैठे थे उनको अब पता चल गया कि फ़ंड इनको रिलीज़ होंगे और अपना काम वो तेज़ी से शुरू कर देंगे। सही हो गया। आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब हुकूमत का जो है रोजगार स्कीम खत्म करने का फैसला, महकमा खजाना ने ग्रांट रोक दी। इससे पहले तरक्याती कामों के लिए फंड जारी होने की बात हो रही थी और अब ग्रांट रोके जाने की बात हो रही है। अली रामे की ये खबर है। अली, पहले ये बताइएगा प्रोग्राम था क्या, कितने लोग प्रोग्राम ये था कि जब PTI की गवर्नमेंट थी ना पंजाब में, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि नौजवानों को बरसर रोज़गार बनाने के लिए कर्जा जात जो हैं वो कर्जे दिए जाएंगे, और इसके लिए एक पंजाब रोज़गार स्कीम थी और एक हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम था। अब इसमें जिनके पास अपना बिज़नेस प्लान होगा तो उनको ये लोन जो है वो दे दिया जाएगा। अब इसमें 15 लाख लोगों का एक टारगेट रखा गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो यही महकमा सनअत व तजारत था, और उन्होंने बाकायदा अपना टारगेट अचीव करने के लिए हदफ जो है वो भी मुकर्रर किया था पंजाब हुकूमत ने। लेकिन अब इसमें जब वो सियासत वाली इशू आया तो ये काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार ये भी हो गया। अब एक आपका टारगेट था इस माली साल के दौरान आपने 1.5 अरब रुपए का जो कर्ज है वो नौजवानों में डिस्पर्स करना था, लेकिन वो नहीं हो सका। और अब तक की जो रिपोर्ट है, जो मैंने इस खबर में भी रिपोर्ट किया है, कि 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ रुपए का आपने सिर्फ जो लोन है वो नौजवानों को दिया, जो बरसर रोज़गार बनाने का एक प्लान था। तब इस पर मेरा क्वेश्चन, मैंने सवाल उठाया, जो डॉक्टर अहमद जवेद काजी हैं सनअत व तजारत के सेक्रेटरी, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ये खबर मिली है कि आप इस प्रोग्राम को आइंदा माली साल तक जो है वो नहीं लेके जाना चाहते, और एक थ्रू फॉरवर्ड का एक प्लान होता है और उसमें बजट भी एलोकेशन नहीं कर रहे, तो क्या ये स्कीम आप लोग बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इसी प्रोग्राम को इसी साल तक ही महदूद रखेंगे। अब आइंदा साल के लिए जो हमारा प्लान है वो ये है कि अब नई हुकूमत है तो नई हुकूमत अपने नाम से कुछ प्लान लेके आना चाहती है, तो लिहाजा इस प्रोजेक्ट को यहीं महदूद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कर्ज जो था वो 30 अरब रुपए का कर्ज देने का प्लान था। बाकायदा ब्रोशर्स छपे थे, वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किया था, उस्मान बुज़दार ने, तो इमरान खान साहब भी यही अनाउंस करते थे कि हम 30 अरब रुपए के कर्ज पंजाब में दे रहे हैं ताकि नौजवान जो हैं वो ये कर्ज हासिल करने के बाद अपना कोई भी बिज़नेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। एक रोज़गार की फराहमी का प्लान था, और इसमें ख़वातीन भी शामिल थी, ट्रांसजेंडर भी शामिल थे इसके अंदर। अब ये प्लान जो है वो अब इसी साल तक महदूद रहेगा, जो 60 करोड़ दे दिया बस वही दे दिया। अब तो उनकी हुकूमत गई, उनकी हुकूमत गई ना, उनकी हुकूमत की। देखें, प्रोग्राम जो होता है वो स्टेट का होता है, ठीक है, वो स्टेट का होता है, किसी गवर्नमेंट का नहीं होता, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। अगली हुकूमत आके उसको ऑन भी करती है या नहीं करती है। अब नई गवर्नमेंट आके, अब दूसरी इसमें खबर है कि अब नई हुकूमत आके अपने नाम से कोई प्लान शुरू करेगी, अपने नाम से एक स्कीम का आगाज़ करेगी, जैसे वो पंजाब के कैब स्कीम थी, टैक्सी कैब। खोखर साहब, ये प्रोग्राम कितनी अहमियत का हामिल है? अगर इस पर अमल हो जाता है तो नौजवानों को कितना फायदा? बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैं तो ये कहूँगा जो नई गवर्नमेंट आई है हमजा की, इसको प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम पर बहुत सारे हुकूमत के पहले
पहले ऑलरेडी पैसे लग चुके हैं। हाँ। लिहाजा अगर वो आप प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो वो पैसे जो लगे जाया वो हो ज़ाया हो जाएंगे। जाएंगे। लिहाजा गवर्नमेंट को जितनी भी ये प्रोग्राम जितने भी पिछली गवर्नमेंट के प्रोग्राम है वो सारे के सारे कंटिन्यू करने चाहिए। जो सड़कें बन रही हैं वो मुकम्मल करनी चाहिए, जो हेल्थ प्रोग्राम जारी रखने चाहिए। बुनियादी तौर पर ये अवाम के मंसूबे होते हैं और इनका अल्टीमेटली फायदा अवाम को पहुंचेगा तो अवाम खुशहाल होंगे तो खुशहाली आएगी। अच्छा जी, साफ पानी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और इसकी फराहमी के लिए 20 फिल्ट्रेशन प्लांट पर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इचरा, मजंग, शाह जमाल, उमर ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन, औकाफ कॉलोनी, डी ग्राउंड, गुलबर्ग, फ्लाइन क्लब, गोपाल नगर, एन ब्लॉक, मॉडल टाउन, LDA क्वार्टर शामिल है। ये शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग वैसे ही थोड़ा सा सुख का सांस लेते हैं कि अच्छा उनके इलाके में कुछ होगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट देखे जिनकी टूटियां गायब हैं, जिनको कोई पुरसाने हाल नहीं, वहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं और वहाँ कभी आप देख रहे हैं कि जानवर जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अली, फ़ायदा क्या होता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स का? देखिए, इस तरह के प्रोजेक्ट से फ़ायदा होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि अब एक बात बताऊँ आपको ना, जब से ये नई हुकूमत आई है ना, तो मैं कल जैन से भी डिस्कस कर रहा था कि अब नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है। हाँ। अब देखिए, आवाम को तो हम लोग बताएंगे, हमने जो सरकारी मशीनरी को हरकत में आते देखा है ना कि जिस तरह से काम अब हो रहा है, यकीन करें कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो इस गवर्नमेंट ने निकाल लिए हैं और उन्होंने टास्क दे दिया कि ये काम जो है वो फौरी तौर पर किए जाए। अब ये फिल्ट्रेशन प्लांट थे, इन पर काम जो है वो कुछ सुस्तरवी का शिकार था। तो अब क्योंकि जो इन मुतलका MNA MP यहाँ के हैं, उन्होंने फौरी वज़ीर आला के नोटिस में लेके आई चीज़ और फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लिया और अब वासा ने काम शुरू कर दिया इसके ऊपर। अली, पैसे अच्छे खासे 36 करोड़ 70 लाख रुपए इस पर खर्च होंगे। बिल्कुल। अब देखें ना, नए ट्यूबवेल लग जाएगा ना तो पानी एक साफ, मज़ीद पानी आपको साफ़ मिलेगा। अब बहुत जगह पे शिकायत यही थी कि ट्यूबवेल जो है वो नकारा हो चुके हैं। अब ट्यूबवेल के साथ वो पानी का जो एक लेवल होता है ना, वो पानी उस तरह से निकाल नहीं पा रहा था। अब नए ट्यूबवेल लगेंगे, पानी की रफ्तार तेज़ होगी और फिल्ट्रेशन का अमल जो है वो मजीद बेहतर होगा, शहरियों को पानी मिल सकेगा। ये बहुत अच्छा ना, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हुकूमत को चाहिए एक बात करनी चाहिए कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट एक पता लग जाता है उसकी बाद में लुक आफ्टर भी की जाए। असल बात ये है, ताकि अगर कोई खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, या वहाँ पर जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि टूटियां खराब हो जाती हैं, तो वो गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करना चाहिए, उनको उनकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो जारी रखनी चाहिए। और इस वाले से वासा जो है, खासतौर पर वासा की ये ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे प्लांट को टेक ओवर करे और इन प्लांट को जो रनिंग पोजीशन में लाए, क्योंकि आवाम अगर किसी ब्रांड का पानी लेते हैं तो वो तो बहुत महंगा आता है ऐसे ही। तो वो गरीब आवाम पहले यानी कि हर चीज़ महंगी मिलती है, तो चलो एक पानी तो सस्ता मिलता है, एक फ्री होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। O&M का जो एक कॉस्ट है ना, वो उस पर खुद तवज्जो देनी चाहिए और ये पिछले दौरे हुकूमत में खास तौर पर इस पर तवज्जो नहीं दी गई। वो हमेशा ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट का जो डिपार्टमेंट अपना एक प्रपोजल लेके आता था उसको इस तरह से संजीदा नहीं दिया जाता था। अब यकीन करें, पता नहीं कहाँ से चीज़ें निकाल के इश्यूज़ को हल करने की कोशिश की जा रही है। अब आप अभी से ईद का प्लान बन चुका है, मानसून का प्लान बन चुका है, अभी मानसून बहुत दूर है, इतना करीब भी नहीं है, और इस तरह के प्लान बना के दिए जाने, जैसे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने शायद कोशिश की है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनको उस तरह से बताया ना जाए। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं खान साहब पे कि उन्होंने उस्मान बुज़ार को लगा के पंजाब का नुकसान किया है, अपनी सियासत यहाँ पे कमज़ोर की है। अब हमजा शहबाज है, हमजा शहबाज को एज ये है कि उसने पहले काम किया हुआ था यहाँ पे, और ऊपर उनके वालिद साहब हैं वज़ीर आज़म, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इस तरह से काम कर रही है, हर चीज़ पता नहीं कहाँ से पैसा निकाल के ले आए और पैसा निकाल कर उन्होंने गवर्नमेंट को बता दिया कि ये हमारे पास पड़े हैं रिसोर्सेज, आप इनको इस्तेमाल करना। और हर चीज़ का अब ब्यूरोक्रेसी क्यों काम कर रही है? इस वजह से कि इन लोगों को पता है बिल्कुल कि लाहौर के फ़लाँ एरिया में क्या इशू है, फ़लाँ जगह पे क्या इशू है, पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में क्या क्या इशूज़ हैं। अब यकीन करें, सेक्रेटरीज जो हैं वो डिपार्टमेंटों से निकल कर वो इज़ला का मुख्तलिफ ज़िला में जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ लाहौर के अंदर, पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई कि जनाब आप वहाँ पे हॉस्पिटल्स का विज़िट करें, वहाँ पे मॉनिटर करें, जो इशू है हमें बताएं, और वो इशू बताए जा रहे हैं। और पहले जो पंजाब में सूरत हाल थी, कोई ब्यूरोक्रेट एक छुट्टी पे जाता तो वो जल्दी आता नहीं है, अब तो भाई सारे लाइन हाजिर हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन अली, आप मुझे ये बता देंगे, जिन इलाकों का जिक्र किया, यहाँ के लोग तो उम्मीद लगा कर बैठ गए हैं कि साफ पानी की फराहमी ये मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ट्यूबवेल इनके लगेंगे, क्योंकि कुछ ये काम इनका हो चुका था और कुछ काम सुस्त रवि का अब हमारे पास सियासी सूरत हाल भी तो देखे ना, अदम इस्तेहकाम में, ऐसे में देखें अभी ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करेगी तो भाई इलेक्शन में फिर इनको वोट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। अभी ये डिलीवर कर जाएंगे, आवाम में कुछ दे जाएंगे। पेट्रोल तो चलो महंगा कर दिया आपने, बिजली महंगी आप कर रहे हैं,
लेकिन जो दूसरे इश्यूज़ हैं उन पर तवज्जो देंगे, सड़कें बना दें, गली मोहल्लों में काम करवा दें। स्ट्रीट लाइट का काम उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। लाहौर के अंदर 30% जो है वो स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही। अच्छा, गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया। यकीन करें मैं कच्चा जेल रोड से जाता हूँ ना, तो ये स्ट्रीट लाइट अरसा दराज से बंद थी, अब मैंने देखा उसको भी उन्होंने ऑन कर दिया, फंक्शनल कर दिया। यानी इस तरफ पेशरफ्त होना शुरू हो गई है। पेशरफ्त होना शुरू हो चुकी है। सरकारी मशीनरी इस वक्त बिल्कुल हरकत में है। देखिए, एक माली जो मसाइल होते हैं ना आपके, उन पे हम कुछ कह नहीं सकते। असल में इसमें मसला जो है, जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया कि स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, ये टीपा का और बल्दिया का काम होता है। हमारी जो बल्दिया है वो इनफेक्टिव हुई है। हमें चाहिए कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको इफेक्टिव करें, उनकी जो डिलीवरी है उनके, क्योंकि बल्दियाती इदारों के सरबराह तो है नहीं है, वो डीसी के पास चार्ज है और या कमिश्नर के पास चार्ज है। तो जिसकी वजह से बल्दियाती नाज़म या चेयरमैन बल्दिया या मेयर जो है वो नहीं है। अब हुकूमत को फौरी तौर पर एक तो बल्दियाती इलेक्शन कराने चाहिए और महकमा बल्दियात जो है उसको फंक्शन करना चाहिए। बिल्कुल, ये सीवरेज का काम है, गली बनानी है, सीवरेज बनाना है, पक्की सड़क बनानी है, ये बल्दिया का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम नहीं, ना MP MNA का काम है, ये तो काउंसलरों का काम है और काउंसलर हमारे हैं। इस वजह से बल्दियाती इलेक्शन करानी चाहिए और बल्दिया जो लाहौर की जो बल्दिया है उसके जो TMO है या DMO है या दूसरे जो अमला है उनको मुतरक करना चाहिए, वो अपना काम करें। वो काम नहीं कर रहे। सर, अब जो प्लानिंग आ रही है ना इनकी, यकीन करें गली मोहल्लों की प्लानिंग आ रही है, हर चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब ये आप कह रहे हैं ना कि MP MNA को सब पता है कि उसके कौन से इलाके में कौन सा इशू है। बिल्कुल ऐसे उसके पास हर चीज़ है। हाँ। और उसने हर चीज़ अपनी गवर्नमेंट को पेश कर दी है कि जनाब मेरे ये मसाइल हैं, इन मसाइल को आप दूर करें। जितना भी फंड हो सका वो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करिए कि इनको फंड दें, ताकि जो अवामी मसाइल है वहाँ पे जो रोज़मर्रा की शिकायत आती है। गुज़िश्ता दौर में देखा ना कि बल्दियाती नुमाइंदे कितने मुतहरिक थे, छोटे छोटे अवाम के मसाइल। अभी बल्दियाती नुमाइंदे ना भी हो ना, तो इस गवर्नमेंट को काम लेना आता है। अब ये मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो एक सरकारी मशीनरी साबिक़ दौरे हुकूमत में मुतहर्रिक नहीं थी, वो अब 100% इस चीज़ से तो हम एग्री करते हैं। अब जब मैं दफ्तर आ रही होती हूँ, जिस तरह से सफाई शहर में हो रही होती है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले बिल्कुल भी इस तरह से सफाई नहीं हो रही होती थी। खैर, अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, अगली खबर की तरफ आएंगे। आटे के हवाले से बात करनी है। 9 रुपए किलो महंगा यूटिलिटी स्टोर पर, और इसके साथ वो पेट्रोल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। आवाम पर बोझ मजीद बढ़ने लगा है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर है यूटिलिटी स्टोर से, जहां पर आटा जो है 9 रुपए किलो महंगा, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किराए बढ़ाए गए हैं। पहले हम आटे की कीमत में इजाफे की बात कर लेते हैं। 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये महंगा, 800 रुपये से बढ़कर 980 रुपये, और 10 किलो का थैला 490 रुपये का हो गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो मरियम नवाज हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इन्होंने कहा था महंगाई हम नहीं आने देंगे। अब नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, पेट्रोल आपके सामने कल 30 रुपये लीटर महंगा हो गया है। इसके बाद बिजली का रेट बढ़ाने के लिए प्लानिंग हो रही है। ये आपने जो खुद खबर पड़ी है कि आटे की कीमत बढ़ गई है। आटे की कीमत बढ़ने की वजह से रोटी की कीमत बढ़ जाएगी। हाँ। रोटी की कीमत बढ़ने की वजह से घरेलू जो किचन का खर्चा जो वो बढ़ जाएगा। अब हुकूमत की ये ड्यूटी है कि हुकूमत अपना वादा पूरा करे। हाँ। और महंगाई को रोके, और आटे की कीमत भी कम करे, पेट्रोल की कीमत भी कम करे, बिजली की कीमत भी कम करे, और आवाम को रिलीफ भी दे। हाँ। और भी ये गवर्नमेंट की ये मुतालिबा सिर्फ आपका नहीं है, हर आम शहरी का ये मुतालिबा है। जी बिल्कुल, आप हुकूमत अपना वादा पूरा करे। हम तो हुकूमत से मुतालबा करें, वरना हम आइंदा इनको इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। ठीक है, हमारा हक है। ये साफ साफ कह दिए खोकर साहब ने। ये आयशा, बिल्कुल एक आम शहरी की फरियाद क्या है, वो खोकर साहब दोबारा से एक दफा कह दें, ये सिर्फ आपकी नहीं, ये सबकी। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करे, आटे की कीमत कम करे, पेट्रोल की कीमत कम करे, बिजली की कीमत कम करे, अपना वादा पूरा करे, वरना हम आइंदा इलेक्शन में हुकूमत को वोट नहीं देंगे। ये साफ कह दिया खोकर साहब ने कि अगर हुकूमत अपना वादा नहीं, वाकई अली सीरियसली हर बंदे की यही, अब महंगाई इस कदर ज्यादा है। आप देखिए बुनियादी चीजें जितनी है वो महंगी हो गई। पेट्रोल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्टर्स ने कह दिया हर चीज महंगी हो गई। आपने आटा महंगा किया। अब बहुत सारे लोग अब परेशान ये बैठे हैं कि जी नान रोटी बाहर से किस तरह से खरीदे, वो भी महंगे हो जाएंगे। देखिए बात ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो आपको इतनी सब्सिडी दे। अब क्योंकि IMF के पास जब आप जाते हैं पैकेज लेने के लिए, तो IMF को आपको साफ कहता है कि भैया आप अपनी जितनी भी सब्सिडीज़ आपने दी हुई हैं वो आप ख़त्म करें। हाँ। अगर आप सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपको, और आप वो शराइत आराम से मान लेते हैं, आपको पैसे जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। हाँ। तो इसी वजह से आपने पेट्रोल महंगा कर दिया,
क्योंकि आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्सिडी अपनी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्सिडी की मद में हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो दे रहे हैं, और इसी वजह से हमारा कुछ डेफिसिट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। और डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, अपने खसारे को कंट्रोल करने के लिए आपको इस तरह की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। या तो आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हों, हमारे पास रेवेन्यू रिसोर्सेज इतने नहीं है। ठीक है, मैं एक बात मानता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट में हमारा जो टैक्स कलेक्शन का एक कंपोनेंट था वो बहुत अच्छा ग्राफ उसका गया, पंजाब में भी और फेडरल में भी इन्होंने टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी की है, नो डाउट। लेकिन हमारे पास जो अपने रिसोर्सेज थे वो अब उनकी तादाद जो है वो बढ़ानी होगी। हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमने दावा ये किया कि हमारे पास रिकॉर्ड गंदम इस दफ़ा थी, उसके बावजूद हालात ये समझ से बाहर है। गंदम हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, गंदम फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं, अभी भी हम गंदम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास कपास जो है, कपास पे तवज्जो नहीं दे रही गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट तवज्जो देना तो कपास वाला बहुत बड़ी उससे हम एक जो रकम है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉटन के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। प्राइम मिनिस्टर ने जो इमरान खान थे उन्होंने एक प्लान ज़रूर दिया था अपना रिफॉर्मिंग का, एग्रीकल्चर रिफॉर्म का। अब देखते हैं कि ये वाली गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं। वो प्लान बहुत अच्छा है। अब जहाँ तक महंगाई की बात है आटे की, तो ये जो खबर है इसमें 490 रुपये का आटा तो पहले ही गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दिया था जब इन्होंने 200 रुपये की सब्सिडी दी। तो ये जो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी दी जा रही थी ये वो वापस ली गई है। वो वापस ली तो आपका जो आटा मार्केट में, आम मार्केट में रेट है उसी रेट के मुताबिक ये होगा। लेकिन कल मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब जो सुना है, उन्होंने नोटिस लिया इस पर और फौरी तौर पर जो कॉरपोरेशन है उनको ऑर्डर दिया है कि ये नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है ना, किस किस चीज़ के महंगे होने का वज़ीर-ए-आज़म साहब नोटिस लेंगे। कागज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है जी, 140 वाला जो है 215 रुपये फ़ी किलो गया। बुनियादी ज़रूरतें हैं, मतलब अब जिनके घरों में बच्चे स्कूल जाते हैं उन्होंने कॉपियाँ किताबें ख़रीदनी है। डेफिनेटली स्टेशनरी, हम भी स्टेशनरी खरीदते हैं, वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। और डॉलर के साथ साथ जब पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी हर चीज़ बढ़ेगी। किराए में इजाफा होगा, आपके जो ट्रेन वाले हैं उनका भी हो सकता है किराए वो बढ़ा दें। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये चीज़ यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। सही, ये आगे मज़ीद जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। ये बात अपने जहन से निकाल दें कि गवर्नमेंट, क्योंकि आपको कर्जा भी लेना है, आपको IMF की शराइत भी माननी है, उसके अलावा आपके पास रास्ता कोई नहीं है। आपके पास रास्ता नहीं है कोई। दूसरा, हम बात करते हैं महंगाई के साथ साथ जो माफिया है उसको कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहर्रिक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कमिश्नर साहब ने इजलास भी किया, उन्होंने कहा महंगाई करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। मेरे ख्याल से खोखर साहब इस चीज़ पर भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऑलरेडी महंगाई है, ऊपर से ये जो माफिया है ये लूट रहे हैं दोनों जी बिल्कुल। इस हवाले से जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट है वो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। जो हमारी ज़रीन इंतजामिया है, मतलब आपने अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेनी है, आपको डबल पैसे पे करने बिल्कुल। वो आप देखें, आप किसी सब्जी की दुकान पर ले जाएं तो वहाँ पर रेट लिस्ट लगी नहीं होती। अगर रेट लिस्ट लगी होती है तो उसके मुताबिक सब्जी नहीं दी जा रही होती, नहीं, और उसके मुताबिक दी भी जा रही होती है ना, तो सब स्टैंडर्ड सब्जी वो रखी होती है। इस हवाले से जो गवर्नमेंट के जो मुकर्रर करदा रेट है उन पर भी अमल नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट की जो आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां, ये तमाम चीज़ें हैं, इनके जो गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर किए हैं उनके मुताबिक अगर हो तो ये भी एक अच्छा रिलीफ आवाम को मिल सकता है। उसके मुताबिक अगर आवाम को मिल जाए तो, लेकिन उसके मुताबिक जो है वो देते नहीं है। आप सब्जी, चिकन देखें, चिकन का रेट कुछ लिखा होता है, दे के किसी और रेट पर, एक और रेट पर देखा होता है। किराने की दुकान पर जाकर आप देखें कि रेट कुछ और होते हैं, लगे कुछ और होते हैं, देते कुछ और रेट पर होते हैं। और ये लूट मार होती है, ये माफिया है। फिर ये ज़ख़ीरांदोज़ी करने वाले देख रहे हैं आप, हर चीज़ को ज़ख़ीरांदोज़ी कर रहे होते हैं, हर चीज़ की ज़ख़ीरांदोज़ी हो रही होती है। इवन जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उस दिन पेट्रोल की ज़ख़ीरांदोज़ी हुई तो महंगे दम पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उस दिन लोग कह रहे थे कि ऑयल, घी जो है वो कहीं से नहीं मिल रहा। लोग जो है वो रोक देते हैं, फरोख्त की कीमत बढ़ जाए तो फिर हम चीजें अब इस पे नोटिस लेना, इस चीज को इंश्योर करना तो अली इंतजामिया की जिम्मेदारी है ना। रोकता कौन है? हम लोग खुद रोकते हैं ना, बिल्कुल अपने फायदे के लिए। लेकिन नुकसान किसका? आवाम का भी हो रहा है, आवाम का भी। अब इस पे गवर्नमेंट हर जगह पे तो नहीं ना जा सकती। हमें इंसानियत, हमारे अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए ना, हमारे अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए कि यार ये हम काम गलत कर रहे हैं। वो हमारे अंदर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट के जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो पता नहीं क्यों सुस्तरवी का शिकार होते हैं कि वो उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं कर पाते। असल में ये वो लोग जो महंगाई के खिलाफ दुहाई देते हैं वही ज़ख़ीरांदोज़ी भी करने वाले होते हैं। पिछली गवर्नमेंट में यही इशू था कि वो जो महंगाई है, जो उनकी चीज़ें बाकायदा उन्होंने मुकर्रर की थी कीमतें, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर सके, काबू नहीं कर सके। अब ये टास्क हमजा साहब के पास है, तो देखते हैं ये कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर इनको अगर आपने प्राइस मजिस्ट्रेट को उनको प्रॉपर आप बहाल करें, उनको इख्तियारात दें,
डिप्टी कमिश्नर जो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करे, इन लोगों को जेल में डालें, इनको फाइन करें आप लोग। ना हो बाहर निकले, पता चल जाएगा कि क्या लोगों के ये ना हो फिर ये इन लोगों की सिफारिश ही फिर नून लीग वाले कर रहे हो कि जनाब इनको रिहा करें। बिल्कुल सियासत होता यही है, होता यही ऐसे ही होता है। अगर किसी को पकड़ के लेके भी जाया जाता है तो आप कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में देखते हैं यहाँ वहाँ से सिफारिशी कॉल्स आती हैं और अगला बंदा अभी स्टार्ट में इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ इन्होंने एक्शन जो है वो लिया था। अभी देख रहे दोबारा फिर सड़कों पे इंक्रोचमेंट आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर जी, महंगाई का ये तूफान तो अब थमने वाला नहीं है और बारहा ये कहा जा रहा है कि मजीद भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, अगली खबर की तरफ हमने आना है और महंगी बिजली की बात होगी इसके बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और महंगाई की बात हम ब्रेक से पहले भी कर रहे थे कि महंगाई का तूफान अब थमने वाला नहीं है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, उसके बाद आपको हर रोज़ हम शेयर करें कि जी किस तरह अशय ज़रूरिया, अशय खुदनूश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और अब जी महंगी बिजली की बात होगी। लेस्को की रिकवरी में 97.3% कमी हुई है, यानी अब डबल बोझ पड़ेगा आप पर। आपने लोड शेडिंग का सामना भी करना है और महंगे बिल भी अदा करने हैं। जी अली, देखिए रिकवरी का जो मामला है, आप बिजली चोरी क्यों नहीं रोक रहे? बिल्कुल, आप बिजली चोरी रोकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। बिजली चोरी को आप रोकें। अगर आप रिकवरी नहीं कर पा रहे तो उसका मुद्दा जो है वो आप आम आदमी पे क्यों डाल रहे हैं? ऐसे ही है, ठीक है। आपको जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं उन पे जाके छापे मारें, उनकी बिजली जो है वो रिकवर करें, तो आपको शायद टारगेट आपका पूरा हो जाए। लेकिन जो बिजली महंगी वाली बात है, फिर वही बात है कि जब आपके पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी तो फिर आपकी बिजली मज़ीद महंगी। इस वक्त डेट डिफॉल्टर जो है ना वो अरबों रुपए में है। जो गवर्नमेंट वापडा ने लोगों से पैसे लेने हैं, जो डेट डिफॉल्टर हैं, डेट डिफॉल्टर समझते हैं जब बत्ती कट गई है लेकिन उनके जुम्मे बिजली के पैसे हैं। वापडा अगर अपनी डेट डिफॉल्टर की जो रकम है जो अरबों रुपए में है, वो जो सार्फिन से रिकवर कर ले, जो मतलब अगर किसी ने ट्यूबवेल लगवाया, ट्यूबवेल बंद कर दिया, पैसे नहीं दिए, 2 साल का बिल या 2 महीने का या 4 महीने का बिल नहीं दिया, वो उससे रिकवर करना चाहिए वापडा को, वो और उन्होंने वो रिकवर करे। दूसरा, गवर्नमेंट अपनी वापडा अपनी चोरी रोके। इन लोगों के आगे ही ये लोग बेबस है। आम शहरी अगर बिजली चोरी करता है, मीटर काट दिया जाता है। आम शहरी अगर बिजली का बिल नहीं देता तो जी वहां पर भी आकर जो कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। ये जो डेट डिफॉल्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला। दूसरा ये कि जो चोरी है, वापडा मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ट्यूबवेल है, कंज्यूमर है, या ऑयल फैक्ट्रियां हैं, या दूसरी जिनिक फैक्ट्रियां हैं, या टेक्सटाइल मिलें हैं, वो बिजली चोरी करती हैं। वहां पर वापडा अपनी चोरी रोके। अपनी जब वापडा चोरी रोक लेगा तो बिजली के रेट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिकवरी बेहतर हो जाएगी, अपने आप सिस्टम बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये होता है कि चोरी कोई करता है, उसका बिल जो है ना आम सारा पर बंदे पर डाल दिया जाता है, और अगर वो बिजली का बिल नहीं दिया जाता है 1 महीने बाद उसकी बिजली काट दी जाती है। ऐसे ना पीछे हमने ये भी सुना था कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होगी तो वहां का बिल जो है इक्वली तमाम लोगों पर बोझ डाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मतलब अब अगर कोई बंदा फैक्ट्री एरिया वाली साइड पे है, हाँ, और वहाँ पे बिल जो है रिकवरी अगर नहीं होती, अगर वो बिजली चोरी कर रही है तो बिल बहुत ज़्यादा उस इलाके में, तो उसका बोझ तो आम आदमी पड़ गया ना, डाल दिया जाएगा। ये गलत पॉलिसी, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप अपना रिकवरी का जो सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर करें, जो डिफ़ॉल्टर हैं उनसे अपने पैसे वसूल करें। और एक जो बोझ वाली बात है, बिजली महंगी, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे पेट्रोल महंगा होता जा रहा है ना, तो बिजली भी है ना महंगी होनी है। लेकिन हमारे पास बिजली बंद भी तो नहीं रही है ना। वाज़ेह तौर पे शायद सिपरा कह चुके हैं कि क्योंकि नहीं बिजली बन रही है, लोड शेडिंग भी होगी, आपको बिजली बार बार महंगी भी होगी। 1970 से इशू है, वो मैंने आपको खबर में बताया था ना, मैं डिस्कस किया था पिछले प्रोग्राम में, कि ये तब से चलता आ रहा है और अभी तक ये चलता ही रहेगा। मेरा ख्याल है कि आने वाली नस्लें भी ये देखेंगी कि हमारी लोड शेडिंग के जो मसाइल हैं वो नई हुकूमत आके दूर कर देगी, लेकिन होते नहीं है। हुकूमत ने आके जो प्रोजेक्ट बंद पड़े थे इनके पावर प्लांट, उनको चलाएं। अगर चला दिए तो खुदारा बिजली तो पैदा कर लेना फिर आप। अगर बिजली क्यों नहीं फिर आ रही? आपने आकर बताया ना कि पावर प्लांट इतने बंद पड़े, तो आप उनको चला दें, फंक्शन करें, तो फिर इनके LNG के जितने भी वो उनके मुआहदे हैं उनको प्रॉपर तरीके से चलाएँ, ताकि उनको जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो। और जो एक गर्दिशी जो कर्जा जात होते हैं मुख्तलिफ आपके अंदरूनी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कंपनियों के, उनको भी कंट्रोल करें। आप जो लेस्को के पैसे देने वाले हैं या जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं उनको आप उनके पैसे दें, ताकि वो फिर आपको बिजली पूरी बना के भी दें। जब आप उनको पैसे नहीं देते फिर वो भी थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं, फिर लोड शेडिंग वाले मसाइल। खैर ओवरऑल महंगाई की ये जो एक पूरी सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, इसको मुझे वाइंड अप करना है। वो चाहे बिजली है, चाहे पेट्रोल है, चाहे आपकी अशिया ज़रूरियाँ हैं,
चाहे आप ग्रोसरी करने जाते हैं, ये चीजें हर रोज महंगी होंगी, इसके अलावा ये अपने जहन में बिठा लें बिल्कुल महंगी होने वाली है, मजीद महंगी होती रहेंगी। ये मत सोचे कि कभी आपको ये भी पता चलेगा कि आटा सस्ता होने जा रहा है, ऑयल सस्ता होने जा रहा है, घी सस्ता होने जा रहा है, अब ये बातें बहुत पुरानी रह गई हैं। खैर, हमने अब बात करनी है जी, 5 साल बच्चा अगवा कर लिया गया। 5 साल अरीज भाई के साथ पार्क में खेल रहा था, मोटरसाइकिल सवार आए, उसे उठाकर ले गए, फिर साथी के साथ फरार हो गए। ये इतनी इनसिक्योर सूरत हाल होती जा रही है, ना तो लोग अपने गली मोहल्लों में महफूज है, ना तो अपने घरों में महफूज है, ना ही अपने घरों की दहलीज पर जो है वो लोग महफूज रह गए हैं। और हमने अपने शहर को नाम दिया हुआ है सेफ सिटी। जी खोखर साहब। जी बिल्कुल, इस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत उसके खिलाफ एक्शन लें, बिल्कुल एक्शन लें, फिर काम आ जाता है अदालतों के ऊपर। अदालतें सजा दें उनको, आवाम को पता चले कि भाई इनको सजा दी जा रही है। फिर जो इस तरह का सोचे ना तो उसको पता होना चाहिए, पता हो कि मेरा अंजाम ये होगा, फलां का अंजाम ये हुआ था, वो अपने अंजाम से कसूर वाला रेप केस हुआ, सजा दे दी आपने, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बाद का केस रुके। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच खोखर साहब। अली, आपके वक्त का भी शुक्रिया। ब्रेक, हेडलाइंस, फिर शो में वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में सेगमेंट शामिल करेंगे। सबसे पहले वीकेंड है तो मौसम आज कैसा होगा और कल कैसा रहेगा टुडेज वेदर में। अच्छा जी, शहर का मौसम इस वक्त कैसा है और कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है, आज दिन भर कैसा मौसम रहेगा, ये हम जान लेते हैं। मायदा इस वक्त बाहर मौजूद है। मायदा बताइए, सुबह हम हवाएं चल रही थी, खुशगवार मौसम का एहसास हो रहा था, अभी इस टाइम कैसा है मौसम? जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो धूप की किरणों में जो है वो इस टाइम तपिश महसूस की जा रही है, क्योंकि सुबह के औकात में ही जो है वो टेम्परेचर महकमे मौसमियात की जानिब से 34 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन जो है मौसम की अगर बात करें तो तपिश जो है वो महसूस की जा रही है, जिसके बायस ये हवाएँ भी जो है वो गर्म ही महसूस हो रही हैं। उसी के साथ क्योंकि आज वीकेंड है तो शहरियों के लिए बारिशों की कोई ऐसी पेशगोई बारिशों की नहीं की गई जिससे हमारे शहरी खुश होकर इस वीकेंड को एंजॉय कर सके। तो आइंदा 24 घंटों में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई और ना ही आइंदा हफ्ते में जो है बारिशों की कोई पेशगोई की गई है। आज जो है वो टेम्परेचर एकदम फिर से जो है वो सर उठाएगा और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 12 बजे के औकात में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है जैसे वक्त गुजरेगा टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 30% पाया जा रहा है इस टाइम। और महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम जो है आज ओवरऑल गर्म ही रहेगा और शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो जारी की गई है कि आज जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल। ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। मौसम का हाल हमें बता दिया मायदा ने। अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स जो है उतार चढ़ाव हम इसमें देख रहे हैं, मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है। तो रेट लिस्ट क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। ये थे जी करेंसी रेट, माल का हाल आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं बिग स्क्रीन। अब जिन लोगों ने मूवी प्लान करनी है वो तो कर ही लेंगे, जिन्होंने शॉपिंग प्लान करनी है उनको हम बता देते हैं कि ऑफ कहाँ लगी है ताकि आपके पैसे भी बच जाए बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जहां पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। आज का पहला ब्रांड है मोनाक। अगर आप यहां पे जाएंगे अप टू 25% ऑफ।
मौलाना तारिक जमील, यहाँ पर अप टू 35% ऑफ है। अलमीरा पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। यूनिवर्स पे अप टू 50% ऑफ है। तो नाज़रीन, ये थे जी ब्रांड्स जहाँ पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं और इन्हीं सभी जगहों पर ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप जा नहीं सकते, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे आसानी से, तो आप अपनी बचत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको हमने बताने हैं सब्जियों के रेट्स क्या हैं, मीट रेट्स क्या हैं आज के भाव में। तो ओपन मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं, स्नैन की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। सब्जी मंडियों में जो महंगाई है उसके असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं और जो मुतअद्दिद सब्जियां हैं वो डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर चुकी हैं। और अगर बात की जाए आड़तियों और फड़ियों की, तो उनकी जानिब से जो मनमाने रेट हैं वो वसूल किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो सब्जियां हैं वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं जी प्याज का। सरकारी जो कीमत है वो 72 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो आपको 80 से 85 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होंगे। टमाटर सरकारी नर्ख 65 रुपये है, लेकिन वो बाज़ार में आपको 60 रुपये किलो तक दस्तयाब होंगे। अगर लहसुन चाइना की बात की जाए 210 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 240 और 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। खीरा देसी जो है सरकारी कीमत 60 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 80 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब हो रहे हैं। अगर बात की जाए फूल गोभी की 93 रुपये ओपन मार्केट 93 रुपये सरकारी रेट है। ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो 110 और 120 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त हो रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर शिमला मिर्च की 150 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में वो 160-170 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ मिर्च के सरकारी नर्ख जी 98 रुपये हैं, ओपन मार्केट में 110-120 रुपये फ़ी किलो तक आपको दस्तयाब होगी। लीमू देसी जो हैं 245 रुपये सरकारी नर्ख बताए जा रहे हैं, ओपन मार्केट में 230 से लेकर 250 रुपये फ़ी किलो तक वो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अरवी के जो सरकारी नर्ख हैं जी 130 रुपये हैं, ओपन मार्केट में वो आपको 140 और 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होगी। मटर का सरकारी रेट जो है जी काफ़ी अरसे से हाई है, 218 रुपये उसके सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में वो आपको 230-240 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होंगे। टिंडे जो देसी हैं जी काले 119 रुपये सरकारी कीमत बताई जा रही है, ओपन मार्केट में 130-140 रुपये किलो में आपने अगर ख़रीदने हैं तो आपको वो दस्तयाब होंगे। इसी तरह अगर फलियाँ की कीमत की बात की जाए 165 रुपये सरकारी नर्ख बताए जा रहे हैं, ओपन मार्केट में 130, 140 और 150 रुपये फ़ी किलो तक वो दस्तयाब जी। तो इसके बाद हमारे पास है मीट रेट। सब्जियों की कीमतों में आप देख रहे हैं कि इजाफा है और इस पर लोग क्या कह रहे हैं कि जी सरकारी रेट पर इसको यकीनी बनाएं, जो कि हमें मुश्किल भी नज़र आ रहा है क्योंकि रेट लिस्ट भेज दी जाती है, उस पर अमल नहीं होता। तो इसके लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हमने अपने न्यूज़ पार्ट में भी कहा था, उनको मुतहरिक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को थोड़ा सा, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बहुत है। इसके बाद सब्जियों की कीमतों में ये जो रोज़ाना का इजाफा हो रहा है, लोग इससे परेशान हैं। अब आ जाते हैं मीट रेट्स क्या हैं। जैनत शॉप के रेट्स हमारे पास हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी आपको मिलना है, यहाँ से मिलेगा 749 रुपीज़ में, और बीफ मिन्स अगर आप खरीदेंगे 935 रुपये किलो में मिलेगा। मटन के रेट हैं जी पर केजी 1793 रुपये किलो, और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1898 रुपये किलो, यानी 1900 रुपये किलो में। चिकन के रेट सरकारी रेट जिसको कहा जाता है, जिंदा मुर्गी मार्केट में आपको मिलेगी 281 रुपये में, और इसका बना हुआ गोश्त 407 रुपये किलो में। इसके बाद जी हमारे पास है एग रेट्स। रिटेल प्राइस के मुताबिक 168 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आप जाएंगे होलसेल पर 2 रुपये की बचत आप कर सकेंगे। 166 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो थी जी वो चीज़ें जो कि आपने घर में इस टाइम प्लान करनी होती है कि खाना क्या बनाना है, सब्जियां, गोश्त या फिर अंडों की अगर आपने ख़रीदारी करनी है। घर बैठे आपको रेट लिस्ट बता दी है, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी मार्केट में
आप जब जाएंगे तो प्लान करके अपना बजट भी और क्या बनाना है जाके आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मोबाइल अगर आपने ख़रीदना है, क्योंकि वीकेंड पे हम ये भी चीज़ें प्लान करते हैं फ्री टाइम में कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, सर्च करते हैं कि जी कौन सा मोबाइल किस कीमत पर मिल रहा है। हमारे पास है जी आज ओप्पो के डिफरेंट मॉडल्स। ओप्पो A7 मोबाइल आज का पहला मोबाइल है। इसकी कीमत 31,999 रुपये अगर आप खरीदना चाहें। A11 के मोबाइल है ओप्पो का ही A11 के मोबाइल 17,999 रुपये इसकी प्राइस। इसके बाद अगर आपने खरीदना है ओप्पो A31 मोबाइल और इसकी कीमत है 22,999 रुपये। ओप्पो का ही A53 मोबाइल अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 27,999 रुपये। तो ये थी जी रेट लिस्ट। ऑलमोस्ट आपके साथ हमने चीज़ें शेयर कर दी, आपको करेंसी रेट भी बता दिए हैं, सब्जियों के मीट रेट्स भी बता दिए हैं, मोबाइल रेट्स भी आपको बता दिए हैं। इसके साथ साथ हमने आपको वेदर कंडीशन भी बता दी। वीकेंड पे मैक्सिमम चीज़ें जो आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, प्लान करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम सब चीज़ें शामिल कर लें। अभी जी हेल्दी आपने कैसे रहना है ये आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है। वापस आके हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हेल्दी टिप तो आपके साथ शेयर करेंगे। अब लोग क्या कहते हैं कि जी आप हमारे साथ टिप्स शेयर करें, जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज हम जो है वो मुश्किल से कर सकते हैं, घर में मुश्किल से टाइम निकालते हैं, वॉक के लिए टाइम नहीं है। तो कुछ ऐसी टिप्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं कि आप घर में ही प्लान करें और घर में ही आप छोटा सा जिम एक जगह पे बना लें और ख़ुद आप जो है वो क्योंकि बाहर जाने का ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास उस तरह से टाइम नहीं होता जिन्होंने घर को भी टाइम देना होता है। ज़रूरी एक चीज़ क्या है, गर्मियाँ हैं, अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, तो फिर आप जितना मर्जी घर में भी प्रैक्टिस करते रहें, जिम भी चले जाएँ, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, आप अपनी डाइट कंट्रोल करें। अपने जो तीनों टाइम का खाना है, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, इसको पोर्शन में डिवाइड करें और फिर स्नैक्स का टाइम भी देखें। आपने कितना खाना है, भूख रखे खाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। एकदम से ज़्यादा खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्टमक का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। टाइम टू टाइम हम अपने साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी बुलाते रहते हैं, हमारे ग़िज़ायात जो कि आपको आकर गाइड करते रहते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें बैलेंस रख के चलनी पड़ती हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं उसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ती है। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट नहीं कर रहे, तो चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं होती। अच्छे रिजल्ट के लिए ज़रूरी ये है कि आप चीज़ें इस तरह से प्लान करें कि अपना लाइफस्टाइल मैनेज करें। अगर आपका लाइफस्टाइल ही हो जाएगा कि आपके खाने का टाइम, आपके इसके साथ साथ लंच का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम मैनेज है, उसमें आपके पोर्शन डिसाइड है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आज की हेल्दी टिप क्या है, सेगमेंट शामिल करते हैं टुडेज़ हेल्दी टिप। अच्छा जी, रहमान की तरफ हमने चलना है जो कि आज की एक्सरसाइज हमारे साथ शेयर करेंगे। हमें बताएंगे कि हम घर में आसानी से कौन सी एक्सरसाइज कितने टाइम के लिए कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए कंटिन्यू करनी है। ओवर टू यू रहमान। हमें आज के प्रोग्राम में चाहिए कि हमें, मेरे पास है स्ट्रेचिंग बैंड। स्ट्रेचिंग बैंड नहीं है तो हम स्ट्रेचिंग बेल्ट ले सकते हैं। अगर स्ट्रेचिंग बेल्ट भी नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम ऑनलाइन ले सकते हैं, हम किसी स्पोर्ट्स शॉप से ले सकते हैं, तो लेकिन हमारे पास अभी मौजूद है। आप भी एक मिनी होम जिम बना लें। 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, ताकि ये सारा प्लान एक डाउनलोड करके आप प्रॉपर्ली इसको फॉलो करें। पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ चुकी है स्ट्रेचिंग बैंड। वार्म अप हमने करना है बैंड के साथ। ये शोल्डर रोटेटर एक्सरसाइज है, इससे हमारा वार्म अप भी अच्छा हो जाएगा और ट्रेनिंग भी। और हमने इसको करना कैसे, स्ट्रेट, देन साइड एंड डाउन, देन अप। ओके, मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसको आप स्लो मोशन में करेंगे, बहुत ज़्यादा एक रिदम अच्छी हो जाएगी। ओके, स्ट्रेट, टर्न, डाउन, देन अप। इसको हाफ रेंज में ले जाएं। फर्स्ट स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, देन उसके बाद यहां से बैक 1 2 3 4 5, देन थर्ड स्टेप 1
2 3 4 5। परफेक्ट हो गया। फर्स्ट हमारा क्या था? 1 2 3। मूवमेंट अच्छी होगी हमारी। ओके, फर्स्ट स्टेप 1 देन 2 देन 3। अब इसको एक रिदम के साथ करते हैं। 1 वापस, 2 वापस, 3। परफेक्ट वार्म अप एक्सरसाइज ये मैं डेली बेसिस करता हूँ। जितने आपके मसल वार्म अप होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, जितने एक रिदम के साथ चलेंगे, परफेक्ट एक्सरसाइज होगी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने लगे हैं आज, बॉल। ये वेट बॉल है, हमारे पास जिम में है, लेकिन घर में इस तरह है कि फुटबॉल, रग्बी बॉल, कोई सा भी बॉल, अगर नहीं तो कोई भी राउंडेड शेप में वेट आप लेके उसको आप यूज कर सकते हैं वेट के लिए। शोल्डर लेवल, फुट पोजीशन वाइड, चेस्ट अप, कोर टाइट। आपका माइंड आपके कोर पे फोकस हो, ये नहीं इधर उधर आपने नहीं देखना, ना फोन साइलेंट पे। ओके, फेस स्ट्रेट, चेस्ट अप, कोर टाइट, आर्म स्ट्रेट। नाउ टर्न, ये सेंटर एब्डोमिनल ओब्लिक्स मसल्स के लिए। नाउ मूव, 1 2। अब ये मूवमेंट करते मैं आपको बताऊं कि ये अंडर आर्म एरिया, रिब्स एरिया, ये प्रॉपर्ली मूव करें। अब इसको अगर मैं डाउन करूंगा तो सारा फोकस बैक पे चला जाए, इसलिए फेस स्ट्रेट, चेस्ट अप, कोर टाइट। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। 10 ईच साइड, इसको डिवाइड नहीं करना, 10 ईच साइड करने, 10 to 15। ओके, 3 सेट्स आपने करने, 15 सेकेंड की ब्रेक आपकी। नाउ नेक्स्ट, बॉल से ही। ओके, बाजू को आपने बेंड करना है और अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2। ये डायरेक्ट हिट करेगा अंडर आर्म एरिया, यहाँ पे जो फैट आती है। नॉर्मली होता है लोगों में कि चेस्ट के साथ यहाँ पे अंडर आर्म पे फैट होती है, तो इसके लिए परफेक्ट इजी वर्कआउट। नाउ 1 2। जैसे ही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में वेट फेंक रहे, 3 4 5। बाजू की मूवमेंट चेंज ना हो, ये नहीं कि यहां से डिफरेंट आ रहा है, नो, फोकस जैसे मैं करवा रहा हूं। 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट, अब हमें डंबल्स चाहिए। डंबल्स में हमारे लिए परफेक्ट एक्सरसाइज हमने करनी है, इजी। मैं चाहता हूँ कि रिदम के साथ, एक मूड के साथ एक्सरसाइज होती रहे, ताकि आप मोटिवेट भी होते रहें, बोरिंग ना लगे। क्योंकि नॉर्मली लोग मुझसे क्वेश्चन कि सर आप बोर नहीं होते। बोर इसलिए नहीं होता, एक मेडिटेशन है, एक इबादत है, आप खुद को रिपेयर करते हो बीमारियों से दूर करने के लिए। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ आपको भी ये नॉलेज मिले और मोटिवेट करूँ। नाउ फुट पोजिशन वाइड, फेस स्ट्रेट, रिदम खुद को बिजी करना है, फोकस करना है कि ट्रेनिंग हम कौन सी कर रहे हैं। ये नहीं कि सर क्या बता रहे हैं, सर साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि ट्रेनिंग कौन सी करनी है। नाउ मूवमेंट आपने करनी है। ओके, रिदम, स्लोली एक रिदम चलाएं। फुट पोजीशन वाइड, मैक्सिमम वाइड आप कर लें जितना आप कर सकते, इजी ग्रिप। नाउ नी लेवल तक आपने आना। 1 2 3 4 5। काफ मसल तक जाना है। 7 8। इसकी डिफरेंट पोजीशंस हैं, लेकिन आज की पोजीशन में हमने काफ मसल तक जाना है, यहां तक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 ईच साइड रिदम के साथ 3 सेट्स आपने करने हैं। यही हम जिम में करते हैं, यही हम घर करेंगे। ओके, डिफरेंट सिर्फ इतना है कि वेट का फर्क है, डिफरेंट सिर्फ इतना है रेपिटेशन का फर्क है, दैट्स इट, इतना फर्क है। समझ ले कि मैं आपको वो ट्रेनिंग बता रहा हूँ कि जो प्रोफेशनली हम लोगों को गाइड करते हैं, वही ऑन स्क्रीन आपको बता रहा हूँ, ताकि आप चेंज हो जाएं, फिट रहें। सो आज के प्रोग्राम में ये मैंने आपको बताया, वार्म अप भी बताया, वार्म अप की टेक्निक भी बताई, प्रोफेशनल थी। इसको आप स्टेप से करें, मुझे फीडबैक दें। जारी बात है, फीडबैक आपका बहुत वैल्यूएबल है। और अगर कोई टिप या किसी परफेक्शन के लिए किसी ट्रेनिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, वो भी हमें मैसेज कर दें, हमें मालूम हो जाएगा, तो हम उस पर प्रोग्राम बनाएंगे आपको गाइड करने के लिए। सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए। हमें आपके दुआओं की, सपोर्ट की ज़रूरत है। फीडबैक दें, शेयर करें, डाउनलोड करें, लोगों को बताएं किस तरह किया जाता है सारा वर्कआउट। और इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दें, खुश रहें, फिट रहें। जी, तो रहमान ने आज के हमारे साथ हेल्दी टिप शेयर कर दी है। आपने ज़रूर ये ट्राई करना है जिस तरह से बताया है, और इसके बाद आपने अपना फीडबैक भी देना है। अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे कोई टिप लेना चाह रहे हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, तो ज़रूर हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। इन केस, क्योंकि हम खुद से जब घर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत मार्जिन होता है कि कोई इंजरी भी हो जाती है, या कोई ऐसे होता है कि जी कहीं पर आपको पेन हो जाती है, वो भी ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हम जिम के दौरान जो इंजरीज़ होती हैं, वैसे ये भी हम टॉपिक किसी दिन रखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ शेयर करते रहिए अपना फीडबैक, उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी चीज़ें मैनेज करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। हम हमेशा, मैं कहती हूँ कि आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिनका टैलेंट वाकई ही काबिल तारीफ़ भी होता है, हैरान भी कर देता है, और आप कुछ लोगों का टैलेंट तो ऐसे होता है देखते ही रह जाते हैं, सुनते ही रह जाते हैं। आज के हमारे मेहमान जो है फ्लूट प्लेयर हैं, बांसुरी बजाते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और जिस तरह से धुनें भी खेलते हैं, आप यकीन माने बंदा किसी दूसरे ही दुनिया में अपने आप को जो है महसूस करता है। इस कदर मिठास है उनकी बांसुरी में। बिलाल साबिर साहब ने भी ज्वाइन किया है, अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम क्योंकि ऑफ कैमरा प्रैक्टिस बिलाल से कह रहे थे कि जी हमें ऑडियो लेवल चेक करा दे, उसी दौरान आप यकीन माने मैंने जिस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह महारत देखी है इनकी, तो हम तो तारीफ़ कर ही रहे हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन बिलाल, कितना अरसा हो गया आपको बांसुरी बजाते? मुझे 14 इयर्स हो गए हैं। 14 साल। जी। अच्छा, यानी बचपन से स्टार्ट कर दिया था? हाँ कह सकते हैं। शौक था? जी शौक है, पैशन है ये। फिर सीखा कहाँ से? मेरे टीचर हैं बाकिर अब्बास, जी। मैं उनका शागिर्द हूँ और उन्हीं से ये तालीम हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को ना, वो कहते हैं ना गुड़ सिखाएं, इसके क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है अगर कोई बांसुरी बजाना चाह रहा है, अगर किसी में ये टैलेंट है, उसमें निखार लेके आना चाह रहा है, तो क्या चीज़ें बहुत इसमें सबसे पहले तो म्यूज़िक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आप में म्यूज़िक सेंस है तो आप इसको सीखने में बहुत आसानी होगी, आप ये ज़रूरी है। अच्छा, एक सिंगर और जो बांसुरी बजा रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या, मुझे तो लगता है कि दोनों चीज़ें आपको आती होंगी, आपके पास दोनों टैलेंट होने चाहिए। नहीं, मुझे म्यूज़िक सेंस है, मेरा वोकल जो है वो उस तरह नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पूरे गाने इसके लिए भी आपको याद करने पड़ते हैं? डेफिनेटली गाने भी याद करने हैं, उनके फिर जो इंटरवल पार्ट्स हैं वो भी याद करने हैं हमने। सही। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगर से ज़रा थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है। कहीं पर भी आपका थोड़ा सा कुछ ख़राब हुआ तो वो पूरी आपकी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। तो मुझे ये बताएं किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम लगा, सीखना जब शुरू किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? सबसे पहले तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हाँ। इसकी बाइंग में बड़ा मुझे वो इशू रहा, फिर मैंने इसको दूसरे ममालिक से ख़रीदा, ये भी एक चैलेंज रहा। फिर सीखने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, और इसमें आपका जैसे कि मैंने पहले भी गाइड किया कि म्यूज़िक सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मैं 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ अर्ली मॉर्निंग, रोज़ाना। ज़बरदस्त, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। मैं प्रैक्टिस करूँगा तो इसमें परफेक्शन आएगी। बिल्कुल, और हर दिन आप प्रैक्टिस करें उतना ही निखार होता है। तो कुछ आगाज़ में हम चाहेंगे हम बिलाल से कुछ सुने, फिर आगे बढ़ के कुछ आयशा की फरमाइश है वो भी सुनेंगे। अच्छा जी, बिलाल क्या सुनाएंगे? मैं एक नात शरीफ आपको सबसे पहले सुनाऊंगा। ज़रूर।
वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। अच्छा, सांस मैनेज करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता इसमें? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो हाँ। वो नो इशू, इसका कोई इशू नहीं। आपकी फिंगरिंग का बड़ा मैटर करता है उसका। बिल्कुल। अच्छा, ये बांसुरी आपकी कुछ डिफरेंट मुझे नज़र आ रही हैं, सब एक जैसी नहीं है, डिफरेंस इनमें क्या है वो भी हमें बता दें। डिफरेंस ये है कि ये इनके पिच में और इनके स्केल में डिफरेंस है। जैसे अच्छा। एक छोटा बच्चा है उसकी आवाज़ थोड़ी और होती है, टीन अच्छा। एजेस होगा तो उसकी आवाज़ ज़रा भारी हो जाएगी। सही। फिर इस तरह जैसे जैसे ये इस तरह इनके लेवल्स हैं, ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है। अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा हाँ। तो इसमें आपको बज़ाहिरी बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। ये हाई पिच का फ्लूट है। अगर मैं थोड़ा सा बिगर फ्लूट लूँगा तो ये थोड़ा सा बेस टाइप हो जाएगा। ठीक है। ज़बरदस्त, यानी क्या डिफरेंस है अभी। अच्छा, ये क्या बहुत महंगी मिलती है, कॉस्टली है? जी, सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आपको बाहर से मंगवानी है तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट महंगी करेगी होंगी। आपको। इसकी क्वालिटी कितनी मैटर करती है आपकी साउंड क्वालिटी पर, आपके हाथ चलने पर? क्या इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? इसकी क्वालिटी सबसे पहले तो सुर पे होनी चाहिए ना। ठीक है। सुर पे होगी तो सुनने वालों को वो महसूस कर सकेगी, हाँ, बिल्कुल। अट्रैक्ट कर सकेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो लोग जो सीखना चाह रहे हैं, कुछ बेसिक्स अगर आप उनके साथ शेयर करें तो क्या क्या चीज़ें अगर उन्हें स्टार्ट में फॉलो करनी है? सबसे पहले तो एक अच्छी फ्लूट होना चाहिए उनके पास, और उनके बाद थोड़ा सा टाइम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिगनिंग में आपका ये थोड़ा सा टाइम आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा। एटलीस्ट आपको 1 आवर इसको प्रैक्टिस को देना चाहिए। जब आप एक क्वार्टर इस पे स्पेंड कर लेंगे 3 मंथ्स, फिर ये यूज्ड हो जाएगी। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये आपकी फ्रेंडली होती चली जाएगी। सही। चलें जी, गुड लक। बहुत ज़बरदस्त आप बांसुरी बजा रहे हैं। अब क्योंकि हमें क्लोजिंग का टाइम है तो जाते जाते भी आप हमें कुछ सुना दें, वहाँ से फिर आयशा हम आपको अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। बिलाल, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त है और मैं तो सीरियसली सरप्राइज हो गई हूँ कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त टैलेंट है आपके पास। जाते जाते हमें कुछ सुनाइएगा। जी, मैं मैडम नूर जहाँ का एक गाना है, जी ज़रूर, बहुत फेमस है फ्लूट का, वो मैं आपको जी ज़रूर।